आज हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था जिसने कि 7.8% की रफ्तार से ये क्वार्टर वन जो है हमारा अप्रैल से जून का पीरियड 2025 का, उसमें 7.8% की दर से बढ़ी है। जब भी देश की जीडीपी इतनी मात्रा में बढ़ती है तो उसके कई सारे मायने होते हैं। यानी पहले आपसे जो उम्मीद की जाती है, आपको ये टॉपिक जब मैं बता रहा हूं इससे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जीडीपी क्या होती है वो आता होगा। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, इनमें क्या फर्क होता है वो भी आता होगा। इसी के साथ में कई अन्य जो इकोनॉमिक टर्म्स हैं वो भी जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा, अगर कोई कठिन होगी तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इससे रिलेटेड जो भी सवाल होते हैं, स्पेशली आपकी इंटरव्यू के एग्जामिनेशन में या फिर इवन मेंस के एग्जामिनेशन में भी, वहां पर आप इस टॉपिक को कैसे समझे थोड़ा सा मैं वो बता देता हूं। इससे जो सवाल आ सकते हैं वो ये आ सकते हैं, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनकी वजह से इस प्रकार की ग्रोथ रेट देखी गई। दूसरा, इसका उपयोग क्या है, यानी इसकी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस क्या है। यानी भारत अगर 7.8% की रफ्तार से बढ़ता है तो इसकी इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या है। तीसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जो फ्यूचर चैलेंजेस हैं वो भी क्या हैं। यानी अभी भी ऐसे तो कुछ है नहीं ना कि जिसके सामने चुनौतियां ही ना हो। अगर ऐसा ना होता तो संसार में कोई भी जो है आज 25-25, 30-30% की दर से बढ़ रहा होता। तो चैलेंजेस कौन कौन से हैं, उन चैलेंजेस से हम कैसे निपटे, ये हमें इस टॉपिक से समझने की जरूरत है। तो पहला, जब हम बात करते हैं ये जो 7.8% की रफ्तार से जो जीडीपी बढ़ी है, कहने का तात्पर्य है अगर हमारी जीडीपी की साइज 100 रुपए की होती तो इस क्वार्टर वन के बाद में हमारी जीडीपी की साइज 107 रुपए और 80 पैसे की हो गई है। ये वाली बात आप समझ रहे होंगे। अब आप समझ सकते हैं भारतीय इकोनॉमी जो कि करीबन 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, अगर वो 7.8% से बढ़ती होगी तो कितना साइज जो है वो बढ़ता होगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब हम बात करते हैं कौन कौन से सेक्टर्स में कहां कहां पे हमने प्रोग्रेस की। तो देखिए, जब हम पढ़ते हैं तो ज्यादातर हम 3 सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। एक एग्रीकल्चर, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री, और तीसरा हम बात करते हैं सर्विसेज सेक्टर यानी सेवा का सेक्टर। एग्रीकल्चर में हमने जो प्रगति की वो 3.7% की रफ्तार से हम एग्रीकल्चर में बढ़े। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में देखें तो करीबन 7.9% के हिसाब से हम बढ़े, और सर्विसेज सेक्टर में हम करीबन 9.3% की दर से हम बढ़े। कहने का तात्पर्य यह है इन तीनों सेक्टर्स में हमने इस प्रकार की प्रगति की। तो पहला आपको यह ध्यान रहना चाहिए, जो सबसे लार्जेस्ट जो पुश मिला है इकोनॉमी को वो इन 2 सेक्टर्स ने दिया है। लेकिन जब एग्रीकल्चर भी 3.7% की मात्रा से बढ़ती है तो उसके देश में अपने मायने हैं। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इन सेक्टर से जब भी इकोनॉमी बढ़ती है, यानी एग्रीकल्चर जब हमारा एक रेस्पेक्टेबल अमाउंट में बढ़ता है, 3.7% जो है एक अच्छा आंकड़ा माना जाता है किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर एग्रीकल्चर ग्रो करती है तो। कृषि प्रधान देश अभी भी भारत को जो है इसलिए कहा जाता है, भले चाहे जीडीपी में हमारा हिस्सा एग्रीकल्चर या अलाइड एक्टिविटीज का 15 से 17% हो, लेकिन करीबन 50% से जो ज्यादा जनसंख्या है या 45% से जो ज्यादा जनसंख्या है वो अभी भी हमारी कृषि या कृषि आधारित जो उद्योग हैं उन पर डिपेंडेंट है। तो इसके लिए अगर कृषि क्षेत्र 3.7% की रफ्तार से बढ़ेगा, इसका मतलब कृषि तथा उसके ऊपर जो डिपेंडेंट लोग हैं उनकी जिंदगी में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन आया होगा। यानी हम 3.7% की दर से बढ़ करके देश के लिए क्या क्या अच्छा करते हैं। यानी हम फूड ग्रेन्स जो हैं वो एक सफिशिएंट क्वालिटी में ग्रो करते हैं, तभी तो जाकर के बढ़ेगा। यानी भारतीय जो बाजार हैं उसमें जो हमारे जो क्रॉप्स हैं उनके द्वारा जो प्रोड्यूस होता है उसमें हमें किसी प्रकार की कमी नहीं आ रही। यानी भारत अभी भी फूड सिक्योर कंट्री बना हुआ है। एक चीज तो ये। दूसरा, जब एग्रीकल्चर का सेक्टर इतनी मात्रा में उभरेगा, इसका मतलब लोगों के पास जो फसलें हुई हैं वो सही मात्रा में हुई हैं, जिनको बेचने के बाद में वो लोगों का जो प्राइस उस फसल से मिलना है उसकी जो है आने के कारण उनकी इनकम सपोर्ट बढ़ जाता है। यानी अब वो जो है थोड़ा बहुत ज्यादा कमाने लायक रहते हैं। जब इतने सारे लोगों की इकोनॉमी में योगदान अगर बढ़ता है, इसका मतलब उनकी खुद की इनकम
या जिसको हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय, उसमें भी इजाफा होता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का बढ़ना इस प्रकार जो है एक लार्जर पिक्चर को शो करता है। आप ये भी देखते होंगे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के साथ में जो एसोसिएटेड इंडस्ट्री हैं, चाहे वो हमारी फूड का प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जिसको हम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी बोलते हैं, उसके साथ में डेयरी इंडस्ट्री या लाइव स्टॉक यानी पशुपालन, ये सब अगर बढ़ते हैं तो किसानों की जो आय है यानी इनकम के स्रोत हैं वो बढ़ते हैं। और आपको पता है जब किसानों की इनकम स्रोत बढ़ती है तो वो नए नए या तो इक्विपमेंट खरीदते हैं, अपने बच्चों की शिक्षा में लगाते हैं, खुद के स्वास्थ्य में लगाते हैं, कई लोग तो जाकर के ट्रैक्टर्स ही खरीदते हैं। यानी फार्म्स में जो मैकेनाइजेशन है, मशीन का जो उपयोग है वो बढ़ता है। पहले एक जमाने में आप देखते थे 15, 20, 50 खेतों में एक ट्रैक्टर हुआ करता था। आज जो है आप देखते होंगे कि करीबन करीबन सब परिवारों के पास में एक ट्रैक्टर तो होने लगी गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह मैकेनाइजेशन तथा किसानों की बढ़ती हुई आय का एक संकेत है। दूसरा, जब आपके पास ऐसे मैकेनाइज्ड प्रोडक्ट मतलब इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल रहते हैं तो आप उनसे खेती बेहतर करते हैं, तो आपकी उत्पादकता जो है उसमें एनहांसमेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे सोचिए, जैसे आपने बैल से कृषि की, लेकिन बारिश आने के कारण जो है वो बर्बाद हो गया। अब आप में दोबारा जो है वो दम नहीं रहेगा कि उसी खेत को आप वापस से जोत दें। लेकिन अगर ट्रैक्टर आपके पास है, मशीन से इक्विपमेंट आपके पास है, तो आप उसको वापस भी जोतने का प्रयत्न करेंगे, जिसके कारण आपको होने वाला नुकसान जो है वो कम होगा। तो ये टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट शिक्षा में या फिर और प्रोडक्ट को खरीदने में जाते हैं और उसकी वजह से इकोनॉमी में डिमांड बढ़ती है, और जब डिमांड बढ़ती है तो अपने आप जीडीपी की जो साइज है वो बढ़ती है। तो एग्रीकल्चर का बढ़ना इसलिए शुभ संकेत माना जाता है। जब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो हम जो है बताते हैं कि करीबन 7.5% से ऊपर जो है हमारी मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण क्षेत्र ने प्रगति की। तो उसका सीधा सीधा फायदा जो है देश को कैसे लगता है? पहला, हम जो प्रोडक्ट बाहर से खरीदते हैं उनको हम मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत में ही निर्मित करने पर बल दे रहे हैं, तथा वोकल फॉर लोकल के ऊपर भी हमारा सीधा जोर है। जब हम इस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएंगे, यानी जब विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देंगे, तो सीधा सीधा हमारे यहां पर मैन्युफैक्चरिंग की जो संभावनाएं हैं उनमें इजाफा होगा। प्लस इसी के साथ जो हमारा सेमी स्किल्ड यानी कम कौशल वाला जो व्यक्ति है, जो कि पहले एग्रीकल्चर में काम कर रहा था, उसको हम विनिर्माण क्षेत्र में मूव कराने की एक हिम्मत रखेंगे। यानी हम जो हैं उस व्यक्ति को बेहतर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकेंगे तथा उनकी जो है बेहतर आय के स्रोत क्रिएट कर पाएंगे। ऐसा बताया जाता है कि भारत को अगर एक अपने एम्प्लॉयमेंट करीबन हर साल 2 करोड़ से ज़्यादा प्रोवाइड करने हैं, तो हमें जो है विनिर्माण क्षेत्र ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। और अगर विनिर्माण क्षेत्र इतनी प्रगति से बढ़ता है, करीबन 7.87% से बढ़ता है, तो डेफिनेटली जो है हम उसमें जॉब क्रिएट करने की पोजीशन में आ जाएंगे। तो ये विनिर्माण क्षेत्र की जो है बढ़ने वाली जीडीपी का शुभ संकेत माना जाता है। तीसरा, अगर हम बात करें सर्विसेज सेक्टर की, यानी सेवा क्षेत्र। अब सेवा क्षेत्र में आपको सब कुछ पता है क्या आता है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो हमारी होटल इंडस्ट्री हो, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर हो, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे इवन रिसेप्शन पर काम करने वाला व्यक्ति ही क्यों ना हो, ये सब जो हैं वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो जब ये सेवा क्षेत्र जो है 9.3% की वृद्धि दर से बढ़ेगा, इसका मतलब है कि इन सेक्टर्स में जो है या तो संभावनाएं बढ़ रही हैं या फिर जो है इनमें संभावनाओं की ग्रोथ लोगों को दिख रही है। और जब ग्रोथ दिख रही है तो डेफिनेटली जो है भारत में अच्छे आय के स्रोत और अच्छे जो हैं वो रोजगार के स्रोत उत्पन्न होंगे। ये रही बात आपके तीनों सेक्टर्स में इकोनॉमी बढ़ने के क्या भारतीयों के लिए फायदेमंद चीजें हो सकती हैं। थोड़ा सा हम ये बता देते हैं कि ये जो इकोनॉमी बढ़ी है, इससे भारत को जो है क्या क्या अच्छा होगा। यानी 7.8% ऑफ द जीडीपी जो भी ग्रोथ रेट रही है, इससे भारतीयों को या भारत को क्या फायदा होगा। पहली बात, इस समय भारत या पूरा विश्व एक जो भूचाल की स्थिति से गुजर रहा है, वो है यूएसए के द्वारा डाले गए टैरिफ।
ये इस समय इतना हॉट टॉपिक है जिसके बारे में आप इमेजिन नहीं कर सकते। इमेजिन करिए, देश के 50 बिलियन डॉलर से ज्यादा प्रोडक्ट अगर उन पर खतरा हो, वो प्रोडक्ट का मतलब है, फिर से आपको कहूंगा, अगर 1 बिलियन डॉलर 8800 करोड़ रुपए की हो तो 50 बिलियन डॉलर जो है करीबन 4 लाख करोड़ रुपए से ऊपर के हो गए। अगर उतने सारे प्रोडक्ट को अगर कहीं पे खतरा हो कि भाई वो वहां पर नहीं जा सकते, लोगों के जो ऑर्डर्स हैं वो अटके पड़े हों, उनका एम्प्लॉयमेंट अगर डेंजर में हो, तो हमें भारत को तो उसके लिए कुछ करना ही होगा। तो अगर इतनी बड़ी हमारी अगर जीडीपी की रफ्तार है तो हमें एक उसके लिए क्वेश्चन मिलता है। इसमें क्वेश्चन का मतलब समझते हो ना, यानी सपोर्ट प्रोवाइड होता है। जैसे मान लो ये मेरा मोबाइल है और ये इसका कवर है, अगर इस कवर में कुछ गद्दा या इस टाइप का भर रखा है तो ये क्वेश्चन है, यानी अगर ये मोबाइल पड़ेगा तो पहले ये रोकेगा उसको। तो ये क्वेश्चन का इंपैक्ट, यानी ये जीडीपी भारतीय लोगों को जो हमें रिफॉर्म्स करने हैं, भारतीय सरकार को जो आर्थिक सुधार करने हैं, उनके लिए एक रूम अवेलेबल कराता है, एक ऑप्शन अवेलेबल करवाता है कि कोई बात नहीं, आप डरे नहीं, देश की जीडीपी इतनी दर से बढ़ रही है तो थोड़ा भी आप स्टेप लेंगे, अगर इकोनॉमी थोड़ा ऊंच नीच भी होता है तो उतना फर्क पड़ेगा नहीं। तो पहला तो मतलब ये है। दूसरा, जब हमारी इकोनॉमी बढ़ती है तो डेफिनेटली सी बात है, हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है, यानी सरकारों का सबसे बड़ा जो एक राजस्व घाटे की जो चिंता रहती है वो कम हो जाती है। यानी अगर हम टारगेट रखते हैं कि 4.4% जीडीपी का हमारा राजस्व घाटा होना चाहिए, तो या तो आप घाटा कम करें, यानी घाटे का मतलब क्या है, आप जितना कमा रहे हैं और आपका जितना मतलब जो खर्चा है, दोनों में जो डिफरेंस है वो घाटे का नाम आता है। तो या तो आप जो है खर्च ना करें ज्यादा, और अगर खर्च कर रहे हैं तो आपको इस जीडीपी का प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। तो जब जीडीपी अगर बढ़ गई तो वो खर्चा जो है उसके प्रतिशत में कम हो जाएगा। तो अगर आपकी जीडीपी बढ़ जाती है तो डेफिनेटली जो है ये फिस्कल डेफिसिट आपका कम हो जाता है। तो देश को इसके कारण भी बहुत बड़ा संबल मिलता है। तो इस जमाने में, यानी यूएसए के जो टैरिफ हैं, उस जमाने में भी अगर हमारा फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में रहता है तो हमारी सरकारें वेलफेयर के लिए और पैसा लगा सकती हैं, यानी कल्याण के लिए और पैसा लगाया जा सकता है, कल्याणकारी स्कीम सरकारें लगाने के लिए अफोर्ड कर सकती हैं। तीसरा, जब फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में रहता है तो हमारी जो महंगाई दर है वह भी कंट्रोल में रहेगी। तो जब महंगाई दर कंट्रोल में रहेगी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस प्रकार के स्टेप लेगा कि या तो जो है ब्याज की दरें इकोनॉमी में कम करी जाए, या फिर जो है ब्याज की दरों को एटलीस्ट बढ़ाया तो नहीं जाए, जिसकी वजह से हमें जो यहां पर मिलने वाले लोन्स हैं या फिर जो हमें मिलने वाली जो लिक्विडिटी है उसमें हम क्या कर पाएंगे, वो हमें ज्यादा सस्ती दरों पर प्राप्त होगी, जिसकी वजह से डिमांड इकोनॉमी में इंप्रूव होगी। और अगर डिमांड इंप्रूव होती है तो हमारी जीडीपी का साइज जो है वो पुनः बढ़ सकता है, क्योंकि अगर सस्ती दरों पर लोन अवेलेबल होंगे तो कोई घर खरीदेगा, कोई कार खरीदेगा, कोई जो है बच्चों की शिक्षा में ही लगाएगा, या कई प्रकार के लोग जो हैं वो घूमने भी जा सकते हैं। तो ये जो है वो इकोनॉमी को एक और ज़्यादा ऊपर लाने की दिशा में काम करती है। तो इसलिए हमारे लिए जीडीपी का करीबन 7.8% की वृद्धि दर से बढ़ना एक शुभ संकेत माना जाता है। और आप ये भी कह सकते हैं, जिस देश की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा कहा जाए, और अगर उसी इकोनॉमी ने इतने प्रतिशत की दर से अगर वृद्धि करी होगी तो उन्हीं को जो है लोग जाकर के कह सकते हैं कि जिस अर्थव्यवस्था को आपने मृत अर्थव्यवस्था बताया वो आज इतनी फलती फूलती दिख रही है, तो आपकी बातों में कितना दम है। यानी कई बार कहते हैं ना कि बात करने के बजाय आपको कह करके दिखाना चाहिए। तो इंडिया इज शोइंग द वे विदाउट टॉकिंग। तो ये वाली चीज जो है उनको भी कहीं ना कहीं एक मैसेज देना, तो तब भारतीय लोग या भारतीयों की जो खून पसीना है उसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी, फॉरेन इन्वेस्टर क्या देखेगा कि देखो यार कितना बड़े तरीके से जीडीपी बढ़ रही है, टैरिफ का इंपैक्ट जो है वो इतना ज्यादा नहीं होएगा। तो ये इन्वेस्टर जो हैं भारतीय मार्केट से पैसा निकालने की बजाय वापस इकोनॉमी में पंप करने के बारे में बात करेंगे, जिसकी वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बल मिलेगा तथा देश का जो करेंसी रेट है उसको भी स्थायित्व या स्टेबिलिटी मिलेगी। तो ये टॉपिक जो है आपको इन एंगल्स से समझना चाहिए, जहां पर आपकी एक पूरी की पूरी जो सोच है वो डेवलप हो तथा डाइवर्सिफाइड मैनर में आप उन चीजों को समझ पाएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।